मेरा फर्स्ट चॉइस तो डिप्टी कलेक्टर था सामान्य प्रशासन के अंतर्गत। जी सीजीपीएससी और व्यापम जैसे एग्ज़ाम के लिए तो माता पिता का सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपा। समाज का ही एक लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि कब तक पढ़ूंगा आप में। बैकग्राउंड देखा जाए तो 2017 में अत्यंत दुखद घटना के साथ मैंने अपने पिताश्री को खो दिया। उसके बाद दुख का यह लम्हा अभी तक थमा ही नहीं था। तो 2019 में मेरी माता का भी दुखद तरीके से हार्ट अटैक के कारण मेरा निधन हो गया जी। उसके बाद 2019 में मैंने पटवारी का जो पोस्ट है उसको ज्वाइन नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं भूपेंद्र जंघेल आप सभी को एक ऐसे पर्सन के बारे में मिलाने वाला हूं और बताने वाला हूं जो कि दोस्त सीजीपीएससी में अभी सिलेक्टेड हुआ है और उसका जो स्ट्रगल लाइफ है उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और किस टाइप से पढ़ाई किया और कैसे कैसे मतलब पढ़ाई करके इस लेवल और इस मुकाम तक पहुंचे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार साथियों। तो हम सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करेंगे और कहाँ रहते हैं और कौन से जिला में, और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे आपका जो बातचीत है। जी, मेरा नाम त्रिलोक कुमार चंदेल है। मैं ग्राम सालेखुर्द, तहसील दमदा, जिला दुर्ग का निवासी हूँ। पीएससी में सिलेक्टेड हुए हैं, कौन से रैंक में सबसे पहले ही जानेंगे? जी, मैं पीएससी में 17वां रैंक है मेरे को। 17वां रैंक में जी। तो आपका जो एजुकेशन है कहाँ तक हुआ है अभी? जी, ग्रेजुएशन के बाद 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2018-19 से मैं सीजीपीएससी की तैयारी में संलग्न हुआ। मतलब 2018 से सिलसिला जारी था। हाँ। और आज आपको आखिरकार ये मुकाम हासिल हुए हैं। जी, पढ़ाई आप कर रहे थे तो आपका जो पढ़ाई करने का जो तरीका था वो कैसा था? जी, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, रटते हैं चीज़ों को। जी। तो मेरा प्रारंभिक काम तो होता है रटना। हाँ। पर रटने के साथ साथ उसको लंबे समय तक याद करने के लिए आप उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। तो मेरा जो वो होता था कि तरीका कि पहले रटो उसके बाद उसको समझो। क्योंकि समझ एक बार आ गया तो चीज़ों को आप भूलोगे नहीं, और रटी हुई चीज़ अगर थोड़े दिन रिवीजन नहीं किए तो आप भूल जाओगे। तो रटने के साथ साथ समझ बनाना, ये मेरा प्रोसेस होता था तैयारी का। आपका जो ये प्रोसेस है पढ़ने का ये है? हाँ, ये तरीका है। तो डेली रूटीन में अक्सर अधिकांश बच्चे हैं वो पढ़ते तो अच्छे से हैं लेकिन उसको अपने रूटीन में नहीं ला पाते हैं। क्या वजह होती है जो रूटीन में नहीं ला पाते हैं? इसका मेन कारण है लगन, और लगन के साथ साथ पढ़ने का तरीका। दिक्कत ये होता है कि हर रोज नया चीज पढ़ते हैं, तो पीछे जो पिछला दिन पढ़े हैं उसको बिना रिवाइज किए, बिना रिमाइंड किए, वो जो पीछे का जो चीज है उसको भूल जाते हैं। कहते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपा, वो हो जाता है। तो इससे अच्छा आप ये करो कि पहले दिन जिसको पढ़ो दूसरे दिन नया पढ़ो, लेकिन जो पिछले दिन पढ़ चुके हो आप उसको रिवाइज करो। तो रिवाइज करोगे तो जितना ज़्यादा माइंड का एक प्रोसेस होता है, जितना बार रिफ्रेश करोगे नॉलेज उतना ही ताज़ा रहेगा। तो ये मेरा प्रोसेस रहता था। मैं पीछे की जो चीज़ें हैं जो पढ़ चुका हूँ उसको मैं छोड़ के नहीं चलता था, उसको साथ लेके चलता था। ये प्रोसेस का फायदा एक है कि अगर आप मेरे को 1 महीने बाद जो पहले दिन जो पढ़ा था उसको भी अगर पूछोगे तो मैं एज इट इज जितना पढ़ा हूँ उसको लाइन टू लाइन बता सकता हूँ। ये मेरा प्रोसेस रहता था। तो रिवाइज और रिमाइंड दोनों बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी है। हाँ। और जो आपका प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ से शुरुआत हुई आपके, और जानेंगे कि आपका ग्रेजुएशन तक का सफ़र और इसके बाद जो इस मुकाम में पहुँचे हैं उसका। जी, मेरे प्रारंभिक शिक्षा देखा जाए तो मेरा प्राइमरी का और मिडिल स्कूल दोनों मेरे ग्राम के शासकीय स्कूल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद उच्च माध्यमिक के लिए मैं शासकीय साले कला का जो विद्यालय है वहाँ पे हुआ। वहाँ पे मेरा 9th-10th कंप्लीट हुआ। उसके बाद चूँकि 10वीं के बाद मुझे मैथ स्ट्रीम में जाना था, लेकिन साले कला के जो स्कूल है वहाँ पे मैथ स्ट्रीम नहीं था, इसलिए मुझे बाजार अतरिया जाना पड़ा। बाजार अतरिया में मैंने मैथ स्ट्रीम से पढ़ाई किया, 11वीं-12वीं कंप्लीट किया। उसके बाद अब चूंकि उस समय ज़माना ऐसा था, डिजिटलाइजेशन की ज़माना था। हाँ। और कंप्यूटर नॉलेज मैं देख रहा था अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार, मेरा कंप्यूटर नॉलेज 0 था। तो मेरा सबसे बड़ी चाहत तो ये था कि कंप्यूटर हो और कंप्यूटर के साथ साथ मेरा ग्रेजुएशन बीएससी हो कंप्लीट। तो मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस लिया और गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा था, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज स्कीम। हाँ। तो उस मॉडल कॉलेज स्कीम के अंतर्गत मुझे सारी फीस का वहन जो है सरकार किया। मेरा मतलब ग्रेजुएशन का पढ़ाई मुफ्त में हुआ। हाँ। शासकीय आदर्श महाविद्यालय के अंतर्गत।
तो 2018 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। 2018 के बाद से मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संलग्न हुआ। 18 में मेरा अटेम्प्ट नहीं था, 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो 19 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसमें कुछ पारिवारिक घटनाएं हो गई थी जिसके कारण मैं थोड़ा दुख की परिस्थिति में चला गया था जी। उसके बाद 19 के बाद 20 में मैंने मेंस दिया, 20 मेंस कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। 21 में भी साक्षात्कार तक पहुंचा, 22 में भी साक्षात्कार तक पहुंचा। हालांकि पोस्ट नहीं मिला, लेकिन 23 में साक्षात्कार तक पहुंचा भी हूँ और आज पोस्ट भी हूँ 17वां रैंक के साथ जी। तो ये इस प्रकार से इसका जो पढ़ाई का स्तर रहा है, और मैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि समय क्या रहेगा पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का मेन समय देखा जाए तो कुछ मैं सब्जेक्ट को बांटता था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ सब्जेक्ट बहुत बोरिंग होते हैं। तो इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है उसको आप एकदम, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नींद वाला, एकदम वासी वाला जो टाइम बोलते हैं, जिसमें आप एकदम ज़्यादा कूल नहीं रहते, तो उस समय आप कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसे मैं जिस टाइम मेरे को नींद आता था, जैसे दोपहर का समय, मैं मैथ्स पढ़ता था, क्योंकि मैथ्स जो दिमाग लगना है, दिमाग सोए, मतलब हाँ वो फेवरेट है मेरा। तो मैं उस टाइम उसको देता था। जिस समय मैं रिफ्रेश रहता था उस समय बोरिंग सब्जेक्ट को देता था। जैसे मैं सुबह रिफ्रेश हूँ तो मैं पढ़ लिया क्या, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र या फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा। मतलब पढ़ना है तो उसमें ताजा रहना पड़ेगा, तो ऐसा होता था। मतलब बोरिंग सब्जेक्ट को कब दो, जब आप ताजे हो, और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को कब दो, जब आपको नींद आ रहा है। मतलब ये टेक्निक से यदि पढ़े तो बेहतर रहेगा जी। सीजीपीएससी का मतलब क्या होता है? सीजीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ये जो है एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इनके द्वारा जो है राज्य में जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। इसके दौरान जो है इनके द्वारा जो वैकेंसी निकाला जाता है उसमें तमाम तरह की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 टाइप जो ऑफिसर रहते हैं उनका जो है एग्ज़ाम होता है। जैसे क्लास 2 में ही देखा जाए तो डिप्टी कलेक्टर होता है, फूड ऑफिसर होता है, एडिशनल डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होता है। क्लास 2 और क्लास 3 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, तमाम टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब वैकेंसीज होता है, इसके अंतर्गत आता है जी। आपका जो फर्स्ट जो चॉइस क्या था? मेरा फर्स्ट चॉइस तो डिप्टी कलेक्टर था, सामान्य प्रशासन के अंतर्गत। हाँ, और जो मुझे मिला वो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट। दोनों का क्लास सेम है, दोनों ही जो है क्लास 2 ऑफिसर है, और दोनों का वेतनमान और ग्रेड पे दोनों का ही समान है जी। तो यही पद आपको मिला है? हाँ। पीएससी में जो इसका प्रोसेस होता है पहले शुरुआत से आखिरी तक का, ये कैसा रहता है? जी, पीएससी में जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणीय होता है। पहला चरण में प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसका जो पैटर्न देखा जाए तो एप्टीट्यूड टाइप होता है, मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है आपको। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा में मेन स्किल्स देखा जाता है, हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन मायने रखता है वहाँ पे। तो ये रहता है। उसके बाद मेंस जैसे निकाले, मतलब मुख्य परीक्षा जैसे निकाले, फिर एक चरण लास्ट चरण है साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में आपका साक्षात्कार होगा, डिफरेंट टाइप के बोर्ड होते हैं, जैसे इस साल 4 बोर्ड थे। वहाँ पे भी देखा जाता है कि आपका हाव भाव कैसा है, वे आप प्रेजेंटेशन कैसा है, आप प्रोसेसर हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके अनुसार से मार्किंग होता है। जैसे इस बार 100 नंबर का मार्किंग था, मुझे 66 नंबर मिला, तो वो काफ़ी डिसाइडल होता है। वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो उम्मीद है और आगे बढ़ने का जो सपना है वो और क्या है? जी, शुरू से ही मेरा जो लगन था, मेरा रुझान जो था वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट के लिए था। क्योंकि डिप्टी कलेक्टर ऐसा है कि उसमें जो वर्क डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बताऊं कि आपको अगर रेवेन्यू में जाना है तो SDOR बनोगे आप, इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप SDM भी बनोगे। अगर चुनाव हो रहा है कहीं पे तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पे भी रहोगे। आपको रिटर्निंग अधिकारी का भी पोस्ट मिलेगा, जनगणना अधिकारी, आपदा प्रबंधन, इस टाइप के तमाम पोस्ट जो है आप उसमें तमाम टाइप के जो किरदार हैं वो आप निभा सकते हो। तो चूंकि वर्क डाइवर्सिटी उसमें बहुत अच्छा है, पब्लिक कॉन्टेक्ट है उसमें रहेगा। और जो समाज के लिए अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ योगदान करूँ, चाहे एजुकेशन के फील्ड में या हेल्थ के फील्ड में, तो उसमें मैं रह के आराम से कर सकता हूँ। और रही बात आदिम जाति विभाग, तो आदिम जाति विभाग का भी देखा जाए तो काम बहुत ज़्यादा वर्क डाइवर्सिटी है यहाँ पे। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हॉस्टल के लिए, एजुकेशन के लिए उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है वो मेरे द्वारा चाही गई सबसे प्राथमिक पोस्ट है। बिल्कुल। सेलेक्टेड के बाद
क्या रहता है इसके बाद ट्रेनिंग के, क्या कैसे रहता है? सिलेक्शन के बाद ये होता है कि अब डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है एक अधिसूचना जारी होगा, उसमें हमारा जो पोस्टिंग है वो दर्शाया जाएगा कि पोस्ट कहाँ मिल रहा है हमको कहाँ पोस्टिंग होना है। उसके बाद जो है निमोरा में प्रशासनिक अकादमी में उसका ट्रेनिंग होता है कि प्रशासन कैसे करना है। इसका जहाँ तक मुझे खबर है 6 महीने का ये ट्रेनिंग होता है, उससे पहले पोस्टिंग हो जाया रहता है। मतलब 6 महीने के अंतर्गत आपको जिस जिला में देना रहेगा पोस्टिंग, वो जो जिला पोस्टिंग है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। 1 महीने के अंतर्गत 1 महीने के अंतर्गत जी। को पिछले क्या क्या और अचीवमेंट मिला है ये जानेंगे। अचीवमेंट की बात किया जाए क्योंकि 12वीं में मेरा परसेंट जो है 92% था। इस दौरान गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था। इंस्पायर अवार्ड एक स्कीम होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है आपको उच्च शिक्षा के लिए 80,000 मतलब एनुअली वार्षिक रूप से आपको जो है छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो 80,000 का छात्रवृत्ति मिला मेरे को, 3 साल तक मिला था जो। उसके बाद अचीवमेंट की बात करें तो कॉलेज के जस्ट बाद 2018-19 में जब मैं CGPSC की तैयारी कर रहा था तो 18 में मेरा अटेम्प्ट नहीं था। तो 18 में अटेम्प्ट नहीं था तो मैंने व्यापम का पटवारी का एग्ज़ाम दिया 2019 में। 2019 में मेरा पटवारी क्लियर हो गया। क्योंकि मेरा सपना जो था क्लास 2 ऑफिसर का था, तो 2019 में मैंने पटवारी का जो पोस्ट है उसको ज्वाइन नहीं किया। उसी के बाद 2019 में चूँकि बहुत ही दुखद जो घटनाएं घट गई, मेरी माता श्री का जो निधन हो गया, उसके कारण मेरा CGPSC प्रीलिम्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि अब खाली तो नहीं रह सकते। उसके बाद मैंने CG व्यापम के अंतर्गत जो पोस्ट आया था सहायक प्रयोगशाला अधीक्षक का, तो उसको दिलाया और सहायक प्रयोगशाला 2020 में क्लियर हो गया तो उसको भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा मतलब आपका जो सपना था क्लास 2 ऑफिसर बड़ा था। हाँ, तो 2020 के बाद फिर 2020 में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला। हालांकि मेंस क्लियर नहीं हो पाया था 2020 में। 2021 के बाद से लगातार मेंस क्लियर हो रहा है, लगातार इंटरव्यू में जा रहा हूँ। हालांकि पोस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन 2023 में मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ और 17वां रैंक के साथ मेरा पोस्ट भी लगा। गांव से लेकर के अब जैसे शहर तक आपने सफ़र किया है, जिसमें आप वहां तक का आपका जो दिक्कतें क्या क्या आई है इसको जानेंगे। जी, पहली बात तो ये कि CGPSC जो है जैसे बड़े एग्जाम जो है गांव में रह के पूर्ण करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि 30 से 40 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक एजुकेशन हब में जाना पड़ेगा। जो एजुकेशन हब वर्तमान में CGPSC के लिए रायपुर बिलासपुर बना हुआ है, तो वहाँ रह के पढ़ना है। तो पहला समस्या तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में आता है क्योंकि वहाँ रह के आपको पढ़ाई करना है। तो रहने और खाने और पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 6 से 7 या 8 हज़ार रुपये लगे, जैसे मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली लगता था। और पहला समस्या तो ये है। दूसरा समस्या ये है कि जो सोशल प्रेशर होता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो टाइम टेकिंग वाला एग्ज़ाम है। और जनरली क्या होता है, समाज 1-2 साल पढ़े उसके बाद लोगों को प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं कि जनरली समाज का ही एक लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि कब तक पढ़ूगा आप ना, ये मिलता है। हाँ, कतेक पढ़वे और नहीं तो कई लोगों का ऐसा होता है नहीं, पढ़त नहीं है, घूमत है, फिरत है। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है, ये सोशल जो प्रेशर है वो तमाम स्टूडेंट्स को आता है। तीसरा जो एलिगेशन PSC या व्यापम जैसे जो संस्थाएं हैं उस पर लगती है कि वहाँ भ्रष्टाचार होता है। आप कितना भी पढ़ लो, लोगों का वो रहता है कि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप पैसा नहीं डालोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं अधिकांश बोलते हैं। तो इससे लोग जो है मेहनत करने से डरते हैं क्योंकि ये है एलिगेशन लगा है और वर्तमान में कार्रवाई हो भी रही है, तो इसे स्टूडेंट का डरना बहुत जायज़ है। जी, ये तमाम टाइप की जो समस्याएं हैं वो आती हैं। आगे जानेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जी, बैकग्राउंड देखा जाए तो 2017 में अत्यंत दुखद घटना के साथ मैंने अपने पिताश्री को खो दिया। उसके बाद दुख का यह लम्हा अभी तक थमा ही नहीं था। तो 2019 में मेरी माता का भी दुखद तरीके से हार्ट अटैक के कारण मेरा निधन हो गया। उसके बाद मेरे चाचा चाची ने मेरे मतलब परिवार के लोग थे, मेरे माता पिता की तरह मेरा पालन पोषण किया। उनके द्वारा इतना सपोर्ट किया गया कि मुझे मेरी माता पिता की कमी जो है वो खला नहीं। इसके साथ साथ मैं अपने मामा मामी, मेरी कोरबा में एक फैमिली है, मेरा एक दोस्त है रूम पार्टनर, उनके थ्रू मैं कोरबा फैमिली से मिला। कोरबा फैमिली में भी मम्मी पापा जो है उनका सपोर्ट रहा है, इमोशनली भी और इकोनॉमिकली भी उनका भी सपोर्ट रहा। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने चाचा, जिसको मैं बचपन से ही पापा बोलता हूँ, उनको देना चाहूँगा। किसी भी प्रकार से कोई प्रेशर नहीं, हर तरह का सपोर्ट, इमोशनल, इकोनॉमिकल, हर प्रकार से। तो मेरा मेन हीरो जो है मेरे चाचा, जिसको मैं पापा बोलता हूँ, वो है। जी, बहुत बढ़िया है। तो लास्ट में आपका एक ऐसा सजेशन जानेंगे कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं
उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, बड़े बुजुर्गों का एक बहुत ही सुंदर कथन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार मन से आप ठान लिए कि आपको क्लास 2 ऑफिसर बनना है, तो कुदरत का कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचने से रोक सके। इसके लिए मेरा गुरु मंत्र देखा जाए तो 4 गुरु मंत्र मैं देना चाहता हूं, जिसे मैंने फॉलो भी किया और आज मैं आपके सामने एक सफल जो कैंडिडेट है उसके रूप में उपस्थित हूं। तो जो 4 मेरा गुरु मंत्र है, उसमें पहला गुरु मंत्र है परिश्रम का। कि इतना बड़ा सिलेबस है, तो इतने बड़े सिलेबस को समेटने के लिए आपको परिश्रम चाहिए। परिश्रम के साथ साथ दूसरा जो गुरु मंत्र है वो निरंतरता का है। आप इतना जो साल भर का प्रोसेस है एग्जाम को निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किए, उसके बाद आप 1 महीना एंजॉय कर रहे हो, इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो सफल नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता आपको चाहिए। तीसरा चाहिए आपको कुशलता, कौशल चाहिए आपको। आप सब्जेक्ट में इतने पारंगत हो जाओ, लिखने में इतने पारंगत हो जाओ कि आपका जो लिखावट है और आपका जो कंटेंट है वो उभर के सामने आए। इसे चेकर्स आपको नंबर देंगे और नंबर के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। चौथा है पेशेंस, धैर्य सबसे बड़ी। कोई भी एग्ज़ाम जो है एक बार में निकल जाए, ये बहुत ही किस्मत की बात होता है। रहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई एक बार में नहीं निकाल सकते, लेकिन हर कोई के लिए ऐसा संभव नहीं होता। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य रहेगा, आप गिर के उठोगे, आप संभल के अपने आप को एक क्लास 2 ऑफिसर के रूप में जो है पाओगे। अधिकांश पेरेंट्स कहते हैं कि 1 साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद आप वापस आ जाओ। इसके लिए आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन रहेगा? जी, CGPSC और व्यापम जैसे एग्ज़ाम के लिए तो माता पिता का सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इसके लिए कैंडिडेट पे विश्वास चाहिए। कैंडिडेट की विश्वास के साथ साथ उनके माता पिता का ही विश्वास चाहिए। दोनों का विश्वास जुड़कर ही सफलता मिलती है। मेरा सफलता का मेन कारण ये है कि मुझे भले ही मेरा 4 से 5 साल लगा, कोरोना काल को निकाल दिया जाए 2 साल तो 3 साल लगा। तो मेरे जो परिजन हैं, परिवार है, उनको मेरे ऊपर जो खर्च किया जा रहा है उनका मलाल हो रहा है, या जो समाज के द्वारा जो प्रेशर पड़ रहा है कि आपका बेटा 4 से 5 साल तक तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको बुला क्यों नहीं लेते। तो इस टाइप से किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आया। तो मेरा कहना ये है माता पिता से कि अगर आपका बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो जो है अपने पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा गहन है, तो आप उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि समाज के प्रेशर में आके उन पर आप प्रेशर डालना स्टार्ट करें। और आप ऐसा करोगे, जिस दिन आपको अपने बच्चे पे विश्वास हो गया, उस दिन ठान लीजिए कि आपका बच्चा जो है एक दिन अफसर बेटा और अफसर बेटियां बन के जो है आपके सामने आएंगे। बिल्कुल आएगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे परिवार को है। मेरा परिवार जो मेरे गांव में है, मेरा एक परिवार जो मेरे कोरबा में है, कोरबा फैमिली, उनको, उनके साथ साथ मेरे जो जितने गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इसके साथ साथ मेरे शुभेच्छु जो मित्रगण हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो है सहायता किया। इसके साथ साथ मेरे तमाम रिश्तेदार, जिन्होंने कभी भी मुझे खींचने का प्रयास नहीं किया, हमेशा ही अपलिफ्ट किया, उनका जो मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और उन सबका ही श्रेय है कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा। जी। तो दोस्तों, सर का कुछ इस प्रकार का संघर्ष रहा, इस मुकाम तक हासिल हुआ है। और आपका जो समय दिया आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, धन्यवाद। आप भी यहाँ पधार कर मुझे इस ब्लॉग में शामिल किए। जय जोहार। जय जोहार। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।